वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले बिजनेस के बारे में कि जो वर्ड बिजनेस है उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि बिजी रहना। और जनरली जो वर्ड टर्म बिजनेस एक्चुअली इसमें तमाम ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पैसे अर्न करने के हवाले से हैं, यानी कि पैसा अर्न करना जो है इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिज़नेस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद ये कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस, एक अच्छे बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। सो पहले एक कैपिटल कैपिटल होता है जिसको सरमाया कहते हैं, ये लाइफ ब्लड होता है हर बिजनेस का। और ऑनर जो है वो इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है या कोई चीज़ें लेकर आता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैपिटल कहते हैं। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, सो यूटिलिटी जो एक इकोनॉमिक की टर्म है, इसकी डिटेल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है। सो इससे मुराद जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है एक सर्टेन कमोडिटी की जो कि सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन नीड को। ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करना, जितनी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन नीड को उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। उसके बाद ये कि डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज। सो हर बिजनेस जो है वो डील करता है सेल, परचेज, प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस के साथ, कुछ हद तक अगर हम देखते हैं तो। और एम्प्लॉयमेंट, ज़ाहिर बात है जब जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक अच्छा सोर्स होती है एम्प्लॉयमेंट की। सो एक अच्छा बिजनेस जो है एक अच्छी सोर्स होता है एम्प्लॉयमेंट का, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है जब बिज़नेस की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये भी कि एक इस्लामिक प्रोसेस भी है कि बिज़नेस जो है इस्लामिक तरीका है अर्न करने का। और इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो हमें बिज़नेस की बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। और इसके अलावा मोटिव, सो जो मोटिव है बिज़नेस का वो क्या होता है कि अर्न किया जाए प्रॉफिट। और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें सो हर बिजनेस को ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी सक्सेसफुल वर्किंग के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि कॉमन पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हैं। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो है उसमें शामिल होते हैं और वो वर्क कर रहे होते हैं, अपने कॉमन उनका पर्पस होता है उसको अचीव करने के लिए। इसके अलावा प्रोडक्शन होती है और या फिर जो है परचेज होती है गुड्स की। सो एक बिजनेसमैन डील करता है प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना, बनाना या फिर परचेज करना, खरीदना गुड्स को। इसके अलावा रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, जो है वो नेचर होती है रेगुलर डीलिंग्स की और जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं। नाउ द नेचर ऑफ बिजनेस, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है क्रिएशन होती है वेल्थ की, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ जो ह्यूमन वांट्स होती हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी भी है। सो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ह्यूमन करते हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि ऑटोमेटिकली हो रही है या कोई ह्यूमंस के बगैर हो रही है। सो ये ह्यूमंस ही ज़ाहिर बात है इसको करते हैं। और सोशल प्रोसेस होता है, बिजनेस को रन करते हैं ऑनर्स और एम्प्लॉयज़ जो है प्रोफेशनल की हेल्प से, और जो कस्टमर्स होते हैं। इसके अलावा सिस्टम, बिजनेस जो है वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम पूरा होता है, बहुत से इसमें एलिमेंट्स होते हैं। उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव किया जाता है, वेल स्टेब्लिश प्लान के मुताबिक प्लानिंग की जाती है, प्लान बनता है। उसके बाद ये कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें मेन जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स है। और इंडस्ट्री में भी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री आ जाती हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाती है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री को देखें तो उसमें कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री हमारे पास आ जाती है। और स्कोप ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर हम देखें तो ट्रेड आया था जिसको तिजारत कहते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। इसके अलावा एड्स टू ट्रेड एक्टिविटी जो कि ट्रेडिंग के अंदर हमें मदद करती हैं। और एड टू ट्रेड के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग एजेंट वगैरह, ये सब आ जाते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं सो चार होते हैं: लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें लैंड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। कई बुक्स में आप देखते हैं इस इकोनॉमिक्स की बुक्स के अंदर स्पेशली वहाँ पर लैंड लिखा होता है फिजिकल रिसोर्सेज की जगह। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करें, कई सारे इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन जो दो मेन होते हैं, एक तो प्लान्ड इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का, और फ्री मार्केट होता है यानी कि ऑन प्राइवेट ओनरशिप होती है। एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं परफॉर्मेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसको डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरीज के अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल।
शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, चार चीज़ें होती हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एक एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का। गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ की बात करें तो उसकी एबिलिटी होती है कि वो प्लान कर सके। एक्टिवेटर होता है वो एक्टिव करने वाला चीज़ों को। बोल्ड और करेज होता है, बोल्ड डिसीजन लेता है वो और घबराता नहीं है वो, और कॉपरेट करता है लोगों के साथ वो। ये और क्वालिटी है। उसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो हर वो चीज़ जो कि बाहर होती है ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के, जो कि अफेक्ट कर सकती है उसको। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें कंडीशन होती है इकोनॉमिक सिस्टम की। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उस कंट्री का, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करती है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करें डेमोग्राफिक की जब बात की जाती है तो पॉपुलेशन की बात की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाती है, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन का साइज की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है, ग्रोथ रेट जो है उसका कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल रेशियो क्या है। इसके अलावा एज, कितनी एज के कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज है उनका, इनकी इनकम लेवल क्या है, क्या वो ज़्यादा लोगों की परचेसिंग पावर है या कम परचेसिंग पावर है। और इसके अलावा लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उस कंट्री का, लोगों का ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं या नहीं हैं। और जोग्राफिक लोकेशन, अगर हम देखते हैं उस कंट्री को या फिर उस सिटी को, वो किस तरफ है, साउथ में है, नॉर्थ में, वेस्ट में। और इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है, लोग वहाँ पर कंबाइन रहते हैं या सेपरेट रहते हैं। उसके बाद ये कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर हमारे पास लीगल और गवर्नमेंटल सिस्टम आता है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करे। लीगल के अंदर लॉज वगैरह आ जाते हैं, और पॉलिटिकल के अंदर गवर्नमेंट का जो भी जाहिर बात है सिस्टम है और जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो सब आ जाता है। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें टेक्नोलॉजी की जो है वो बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन इसको अप्लाई किया जाता है एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। और ये जनरली इसमें शामिल है तमाम वेज जो कि फर्म जो है वो क्रिएट करती है वैल्यूज़ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और उसके अलावा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट आता है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग जो है बिजनेस इंटरप्राइजेस की सिग्निफिकेंटली तौर पर। सोशियो कल्चर फैक्टर में शामिल है सोसाइटल वैल्यूज, एटीट्यूड, इस कस्टम्स भी आ जाते हैं, रिलीजन भी आ जाते हैं, बिलीव्स भी आ जाते हैं, लोगों के हैबिट्स और जो प्रेफरेंसेस वगैरह हैं वो भी आ जाती हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि वेदर के अंदर चेंज आना, मौसम के अंदर तब्दीली आना, क्लाइमेट के अंदर। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया। और इसके अलावा नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इनको भी नेचुरल इन्वायरमेंट में शामिल किया जाता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो नेचर की तरफ से हमें मिलती है, चाहे उसमें रिसोर्सेज हों या इवन के डिजास्टर्स भी हों, वो सब इसमें आ जाते हैं। नाउ दिस सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि एक सबसे पुराना जो बिजनेस की फॉर्म है। सो DWT स्टेफोर्ड के मुताबिक ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन मैन, जिसको एक ही पर्सन ऑन करता है और कंट्रोल करता है। और पार्टनरशिप की बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक ये जो है पार्टनरशिप रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स, कुछ लोगों के दरमियान, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि ये एग्री होते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट जो एक बिजनेस का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक चलाएगा या फिर तमाम के तमाम दूसरों के लिए चलाएंगे। और S.E. थॉमस, अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, अब हम कंपनी की बात करते हैं सॉल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बाद। कंपनी क्या है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है ऑफ पर्सन्स, यानी कि कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ दो लोग नहीं, बल्कि इसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। फॉर्म्ड यूजुअली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि क्या होता है कि एसोसिएशन होती है, मिलते हैं लोग, कई सारे लोग मिलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है वो भी। और यूजुअली होता है परस्यू करना, कुछ कमर्शियल पर्पसेस होते हैं, कुछ कमर्शियली तौर पे उनके पर्पसेस होते हैं। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं जिनको बनाया जाता है पुअर लोगों की हेल्प के लिए, और इनको फॉर्म करते हैं इकोनॉमिकली जो वीक पर्सन होते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वो बनाते हैं। और ये जो बिज़नेस होते हैं इनका मेन एम ये नहीं होता कि बिज़नेस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि जो भी ज़ाहिर बात है प्रॉफिट वगैरह होगा तो सोसाइटी की बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। सोसाइटी का बेनिफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का। कॉम्बिनेशन की हम बात करें अकॉर्डिंग टू J.L. हैंसन, इनके मुताबिक कॉम्बिनेशन क्या होती है, एसोसिएशन होती है टेम्परेरी या फिर परमानेंट की, दो या दो से ज़्यादा फर्म की, यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जो फर्म्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं उनकी।
और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, सो जो दूसरा एक बेनिफिट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉल्व करती है प्रॉब्लम मार्केटिंग की और जो डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज और ग्रेडिंग वगैरह। और फीडबैक की हम बात करें, सो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है पॉसिबल के लें डिसीजन प्रोडक्शन के बारे में फीडबैक हासिल करने के बाद मार्केट से। फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें, ये गाइड भी करती है बिजनेसमैन को कि उसको कैसे जो है पूरा करना चाहिए फाइनेंशियल नीड जो कि बेनिफिशियल होती है प्रोग्रेस के लिए बिजनेस के अंदर। और फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो है फिक्स भी करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हर इंडिविजुअल की, जो कि इंट्रोड्यूस करता है स्कीम इंटरनल चेक की। और इस तरीके से चांसेस जो होता है एरर्स के और फ्रॉड्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर मिनिमम कॉस्ट है, और ये हेल्प करती है अटेन करने में, पूरा करने में गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है मिनिमम कॉस्ट की बिजनेस के अंदर। और उसके बाद ये कि फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सो प्रोडक्शन की हम बात करें, सो प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विस की, ये पहला मेन फंक्शन होता है बिजनेस का। सेल्स की हम बात करें, सेल जो है दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिजनेस का। और सेल की दो टाइप है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसके बाद फिर फाइनेंस है, ये जो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिजनेस का सिक्योर करने के लिए फाइनेंस। और मैनेजमेंट फंक्शन की हम बात करें, सो जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि किया जाए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पे चीज़ों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पे करने को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इनोवेशन की बात करें, सो अब ये जो एक एरा है कंपटीशन का, सर्वाइवल के लिए बिजनेस की इनोवेशन ज़रूरी है, इजादात करना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो ट्रेडिशनली तौर पर बिजनेस करना चाहते हैं उसी पुराने तरीके से। सो इनोवेशन की ज़रूरत रहती है। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स, तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप की, इसके अंदर एग्रीमेंट आ जाता है। एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए, और इसके बगैर अगर पार्टनरशिप जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑडिट की हम बात करें, अगर पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है। और एजेंट की हम बात करते हैं, तो हर पार्टनर जो है पार्टनरशिप के अंदर वो एक एजेंट के तौर पे होता है दूसरे पार्टनर के लिए। बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप एक बिजनेस यूनिट है और बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। सो पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए। कॉपरेशन की बात करें, पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल कॉपरेशन और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। डिसोल्यूशन की बात करें, पार्टनरशिप जो है वो टेम्परेरी फॉर्म है बिजनेस की, और ये जो डिसॉल्व हो जाती है जब कोई पार्टनर लीव कर जाए, छोड़ जाए, उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के कई सारे फायदे हैं। पहला तो है कि सिंप्लिसिटी इन्फॉर्मेशन, इसको बनाना आसान, और इसको डिसॉल्व करना, ख़त्म करना वो भी आसान है। सफिशिएंट कैपिटल होता है, एक से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो इस वजह से कैपिटल जो है, सरमाया जो है वो भी इसमें काफ़ी होता है। और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जब सरमाया भी काफ़ी होता है, ऑनर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ नुकसानात भी, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं होता कि जितना इन्वेस्ट किया है उतने ही लायबल होंगे पार्टनर, वो अनलिमिटेड लायबल होंगे। और लिमिटेड लाइफ होती है फर्म की, ऐसा नहीं होता कि पार्टनरशिप जो वो चलती रहती है या फर्म चलती रहेगी। और कैपिटल ज़ाहिर बात है ज़्यादा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में, लेकिन कंपनी के मुकाबले में कैपिटल ज़ाहिर बात है लिमिटेड होता है। और लिमिटेड एबिलिटीज़ भी होती है, और लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर है। ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू कंपनी जहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑनर्स होते हैं। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका बहुत बड़ा। नाउ दी पार्टनर्स, अब पार्टनर्स की हम बात करें, सो ये वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर हैं, जाने जाते हैं पार्टनर्स के तौर पर। और इनकी भी काइंड है, जैसे कि एक्टिव होते हैं, सीक्रेट होते हैं, स्लीपिंग है, लिमिटेड है। एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सीक्रेट पार्टनर जो कि पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो कि पब्लिक को पता है कि वो पार्टनर है, लेकिन वो हिस्सा नहीं लेता, यानी कि उसने इन्वेस्ट कर दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल मौजूद है, पैसा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, या वो बिजी हैं, या वो उनके पास ऐसे स्किल नहीं है कि वो बिजनेस को रन कर सकें। सो वो ऐसे एक्टिव पार्टनर के साथ मिलके पार्टनरशिप कर लेते हैं, कि जहाँ पे उनको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनर होते हैं, ये जो है ऐसे पार्टनर होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये हर तरह की पार्टनरशिप में नहीं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पार्टनरशिप में होते हैं। नाउ द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की भी काइंड होती है। एक तो पार्टनरशिप एट विल होती है। अगर पार्टनरशिप जो है वो अनडिफाइंड टाइम के लिए हो, उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या टेम्परेरी नेचर की होती है, एक खास मकसद के लिए होती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर होते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ जो कुछ पार्टनर की वो उस हद तक लिमिटेड होती है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, अनलिमिटेड नहीं होती। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करें, ख़त्म कर किया जाए अगर उसको, सो नोटिस दिया जाता है
हर पार्टनर जो है वो उसके पास राइट होता है कि वो टर्मिनेट करे, वो नोटिस दे दूसरे पार्टनर्स को। इसके अलावा डेथ से भी होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड की हम बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है बिजनेस की, और जितनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। और कंटेंट्स की हम बात करें इसमें क्या क्या शामिल है, सो डेट होती है जिसके ऊपर एग्रीमेंट बनाया गया, नाम होता है बिजनेस का, नेचर होती है बिजनेस का, और ये क्लोज कवर करता है स्कोप ऑफ बिजनेस, नेम शामिल है, एड्रेस शामिल है, फ़ोन नंबर और ईमेल जो है पार्टनर्स के होते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल है, सरमाया जितना लगाया गया है, एंड द राइट्स ऑफ पार्टनर। अब इसके अलावा राइट भी है हर पार्टनर का। सो हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके जितने भी बिजनेस के अफेयर हैं, और प्रॉफिट ले सके बिजनेस से, लीव कर सके पार्टनरशिप को टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, क्लेम कर सके सैलरी अपने सर्विसेज के, अगर पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट जो है बिजनेस की। और ड्यूटीज़ भी हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स को मेंटेन करना होता है अकाउंट्स जो कि उसी के मुताबिक हो, जो बिज़नेस है उसके मुताबिक, झूठ ना हो उसमें, गलत ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। और इसके अलावा पार्टनर्स को यूज़ करना चाहिए पावर, जो भी उनकी लिमिट बताई गई है पार्टनरशिप डीड में, उससे ज़्यादा वो आगे ना बढ़ें। और पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, रिलेवेंट इदारे जितने भी हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपना हिस्सा दें जो भी उनका बनता है, उनके रेशियो के हिसाब से, जो भी लॉस होता है बिजनेस को उस हिसाब से। सो नाउ द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें जिसको कंपनी भी कहते हैं, सो पहली चीज़ ये क्रिएशन ऑफ लॉ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो क्रिएशन होती है लॉ या स्पेशल एक्ट की, स्टेट की, यानी कि जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस वगैरह होता है या कंपनी एक्ट होता है उसी की वजह से कंपनी जो है वो बनती है, उसी की वजह से। सो एक तो ये क्रिएशन ऑफ लॉ हो गई, दूसरा कैपिटल बोरोइंग। कंपनी बोरो कर सकती है कैपिटल अपने खुद के नाम में, किसी शख्स के नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे बोरो किया जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी है जॉइंट स्टॉक कंपनी है, खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि खुद एक शख्स है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है ये। और लीगल पर्सन है जैसे कि पीछे आपको बताया गया, सो एक लीगल पर्सन है ये, और यूजुअल राइट है पर्सन का कि वो कर सके अपने नाम पे। सो कंपनी के नाम से बिजनेस होता है, कंपनी के नाम पे कोई केस कर सकता है, और कंपनी केस कर सके किसी शख्स के ऊपर, ये भी होता है। और लॉन्ग लाइफ होती है कंपनीज की बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में, 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें, सो एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, इजी एक्सेस होता है, क्रेडिट आराम से मिल जाता है, क्रेडिट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजी टू एग्जिट भी होता है, अगर कोई ऑनर निकलना चाहता है तो अपना शेयर सेल करे और निकल जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है, किसी की भी अनलिमिटेड नहीं होती। डिसएडवांटेजेस भी हैं, एक तो स्टार्ट में इनिशियली तौर पे बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, आसान नहीं होता इसको स्टार्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं इस वजह से, सिक्रेसी भी नहीं पाई जाती क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं इस वजह से, और लैक ऑफ फ्रीडम भी होती है, नेपोटिज्म भी होती है, लोग जो है वो प्रेफर करते हैं फिर अपने जो भी ज़ाहिरी बात है रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको। सो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो इसमें डिफरेंस आते हैं। एक तो इशूंस ऑफ शेयर, शेयर जो है वो इशू किया जाएगा प्राइवेट लिमिटेड के केस में नहीं, बल्कि पब्लिक लिमिटेड के केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इशू करना होगा शेयर। और इसके अलावा नेम ऑफ कंपनी में लिमिटेड यूज़ किया जाएगा पब्लिक लिमिटेड में, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में पीवीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड। और एनुअल रिपोर्ट का भी है, और ट्रांसफर ऑफ शेयर इसमें आसान होता है प्राइवेट के अंदर, सॉरी पब्लिक के अंदर, और स्टैट्यूटरी मीटिंग भी, इन तमाम चीज़ों। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसमें प्रमोशन स्टेज होता है जहाँ पे प्रोमोटर बेसिक वर्क करते हैं स्टार्ट करने के लिए एक कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो है वो बिजनेस कॉर्पोरेट बेसिस के ऊपर। सो सबसे पहले आइडिया होता है बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर असेंबल किया जाता है बहुत से फैक्टर्स को, फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, आखिर में प्रिपरेशन की जाती है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, वो क्या होता है इनकॉर्पोरेट कर लेना, फाइलिंग की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट ऑथोराइज कैपिटल होता है कंपनी का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रूल्स और लॉ रूल होते हैं इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट के लिए कंपनी के। एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होती है जिसके अंदर लिस्ट होती है नेम्स की, ऑक्यूपेशन की, एड्रेस की, साथ में जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स की होती है वो भी। इसके अलावा जो रिटर्न कंसेंट होता है डायरेक्टर का, एक रिटर्न कंसेंट जो है वो शो करता है उनकी विलिंगनेस कि एक्ट करे एज अ डायरेक्टर, वो भेजा जाता है रजिस्ट्रार को। इसके अलावा डिक्लेरेशन होती है क्वालिफाइंग शेयर्स की, एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट शो करता है कि डायरेक्टर्स जो है वो ले चुके हैं क्वालिफाइंग शेयर्स और पेड अप मनी, और
या फिर वो पे करना उसको नियर फ्यूचर में रजिस्ट्रार को। प्रोस्पेक्टस होता है प्रोमोटर्स को फाइल करना होता है एक प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो है वो भेजा जाता है रजिस्ट्रार को कि तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो भी पे की जाती है रजिस्ट्रार को। फॉर एग्जांपल के जो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट फाइलिंग फ़ी है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी है, स्टैम्प फ़ी होती है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो ये फाइंड करता है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक हैं और वो ये सोचता है कि फॉर्मेलिटीज़ तमाम पूरी की जा चुकी हैं, सो फिर वो इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रोमोटर्स को। उसके अलावा फिर जो है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आता है। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है कि अब जो है वो कैपिटल रेज़ किया जाए, क्योंकि कंपनी के अंदर कैपिटल रेज़ करना जो है वो काफ़ी ईज़ी होता है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में। तो कंपनी जो है वो रेज़ करती है कैपिटल कुछ इस तरीके से, या तो वो इशू करेगी शेयर्स को सेल करेगी, डिबेंचर्स के ज़रिए, डिवेंचर एक तरह से लोन, और इसके अलावा सेविंग के ज़रिए भी। नाउ दिस सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, अब इसमें क्या है कि इशू होना प्रोस्पेक्टस का, अलॉटमेंट होना शेयर्स का, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो। नाउ व्हाट इज़ अ मीटिंग, अब एक मीटिंग क्या होती है? सो एक गैदरिंग होती है दो या दो से ज़्यादा पर्सन की प्रीवियस नोटिस के ज़रिए, या फिर जो म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है डिस्कशन का और ट्रांजैक्शन का किसी बिजनेस का, वो बुलाया जाता है मीटिंग। सो जब मेंबर्स जो एक कंपनी के वो जमा होते हैं एक ख़ास जगह पर और प्लेस के ऊपर, एक ख़ास टाइम पे सॉरी, और एक प्लेस के जगह के ऊपर, कि डिस्कस करें बिजनेस और मैनेज करना उसका, फेयर वो खिलाया जाता है मीटिंग जो इस कंपनी के। शेयर होल्डर्स मीटिंग की हम बात करें, सो मीटिंग जो कि जिनको बुलाया जाता है डिस्कस करने के लिए अफेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ, वो खिलाई जाती है शेयर होल्डर्स मीटिंग। और ये मीटिंग जो होती है इनकी कुछ काइंड्स है, जैसे कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हो गई। सेक्शन 157 के मुताबिक ये मीटिंग जो है वो एक बार होती है पूरी लाइफ में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं सेक्रेटरी, सर्टिफाइड किया जाता है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स की तरफ से, और एक जो होता है इनमें से वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का। और डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रन करें बिजनेस को, और जो मैनेजमेंट है कंपनी की, और ये रिप्रेजेंटेटिव खिलाए जाते हैं डायरेक्टर जो है कंपनी के, और ये डिफरेंट होते हैं नंबर्स, यानी कि इनकी तादाद कोई फिक्स नहीं होती। किसी कंपनी में कुछ तादाद है कि दूसरी कंपनी में दूसरी तादाद होगी। उसके बाद ये कि वाइंडिंग ऑफ कंपनी ख़त्म किया जाए अगर कंपनी को, सो एक कंपनी जो है लॉ के ज़रिए बनाया जाता है, पीछे भी आपको बताया गया था। सो जो लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो एबॉलिश कर देती है या फिर एंड पे आ जाती है, तो उसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं या फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहा जाता है। नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब इसकी हम बात करें जो कि नन प्रॉफिट बिजनेस कहा जाता है। सो इसको ऐसे लोग बनाते हैं जो कि एक दूसरे की मदद के लिए बनाते हैं, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए इकोनॉमिकली जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, और इसको कॉपरेशन के लिए बनाया जा रहा है, ना कि कंपटीशन के लिए। एक दूसरे की मदद के लिए बनाया जा रहा है, ना कि ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन हो रहा है कि इस बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कोई कंपटीशन है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि आसान होता है इसको बनाना, और इक्वल राइट्स होता है, बराबरी होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी का ज़्यादा शेयर है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सबको बराबरी दी जाती है। यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की, इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके अलावा एलिमिनेशन होती है मिडिल मैन की, उससे भी एडवांटेज मिलता है। जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका जो प्राइस है उसमें कमी आ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंप्रूवमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा होता है जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है कोऑपरेटिव। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये कि लैक ऑफ कैपिटल की कमी होती है, क्योंकि जो लोग बना रहे होते हैं वो ही इकोनॉमिकली वीक होते हैं और इलिटरेट और इग्नोरेंट। इसके अलावा इसमें ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की भी कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, सिक्रेसी ज़्यादा पाई नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, नॉलेज की भी इसके अंदर जो है वो कमी होती है। सो अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सो ये जो है एबिलिटी होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटी, रिस्क लेते हैं और अवेल करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को। और उसके बाद ये कि हु आर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर हैं कौन? लोग जो कि जिन पर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ होती है वो कौन होते हैं? जिनका विजन होता है, अंडरस्टैंड करते हैं एनवायरनमेंट को, विजनरी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, आगे का सोचते हैं, वो आगे का देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है उनकी। एनकरेज करते हैं टीम वर्क जब वो एम्प्लॉय कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को।
सो बिजनेस प्लान फॉर एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें, सो बिजनेस प्लान क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखा जाता है इसको, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, और उन वो तरीके लिखे होते हैं जिनके जरिए अचीव किया जाता है उन ऑब्जेक्टिव्स को। सो सिचुएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस की हम बात करें, सो दो सिचुएशन हैं। एक तो बाय कर लिया जाए, जो बिजनेस ऑलरेडी रन है उसको बाय कर लिया जाए। दूसरा एक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक ऐसा बिजनेस जो कि बिल्कुल ही नया नया स्टार्ट किया जाएगा। नाउ द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान की हम बात करें, सो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। सो जो बेसिक पर्पस होता है किसी बिजनेस प्लान का, वो होता है आंसर देना कुछ क्वेश्चंस का, जैसे कि नाम जो है बिजनेस का, और नाम जो है वो इंडिकेट करे टाइप जो है बिजनेस की, और नाम जो है वो सिंपल होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए नेम में, लोकेशन होनी चाहिए बिजनेस में, इसके अलावा लीगल कंसिडरेशंस, यानी कि ऐसा कोई नाम ना हो जो कि इलीगल हो। नाउ द मार्केटिंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, अब जो मार्केटिंग कंपोनेंट होते हैं बिजनेस के उसकी हम बात करें, सो इसमें क्या है कि हु विल बी द टारगेट कस्टमर। अब टारगेट कस्टमर कौन होगा, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ही एक प्रोडक्ट बेच दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा है कि फिर हु वेयर आर दे लोकेटेड, वो रहते भी कहाँ पर है, ये भी एक चीज़ देखी जाएगी। और कस्टमर क्या पे करना चाहेगा प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। और इसके अलावा व्हाट आर द बेनिफिट्स क्या हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस से। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस आर वी गोइंग टू ऑफर, किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस हम जो है वो ऑफर करने वाले हैं हम अपने कस्टमर को। इसके अलावा एनालिसिस होता है कॉम्पिटिटर्स का। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कंपटीटर का एनालिसिस किया जाए। सो पहला ये क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन की नेचर क्या है मार्केट के अंदर। इसके अलावा कि हु आर द कंपटीटर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कंपटीटर्स कौन है। उसके अलावा कि हाउ प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर, हमारी यानी कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे डिफरेंट है कंपटीटर्स की प्रोडक्ट से, ये भी जो है वो देखा जाएगा। उसके अलावा कि एनालिसिस ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़, सो हाउ विल द मैसेज ऑफ द बिजनेस बी प्रोमोटेड टू इन द जनरल पब्लिक, किस तरीके से मैसेज जो है बिजनेस का प्रमोट किया जाएगा जनरल पब्लिक में। एंड हाउ विल द बिजनेस बी लॉन्च, कैसे बिजनेस को लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी बिजनेस की, एंड कितना जो है वो बोरो किया जाए, और व्हाट आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इसके अलावा कि हु वुड बी द एक्सपेक्टेड, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या है बिजनेस का गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद ये कि व्हाट वुड बी द नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो क्या है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इसके अलावा कि इज द बिजनेस फिजिबल और नॉट, फिजिबल है बिजनेस या नहीं है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड प्रोविजंस, सो व्हाट वुड बी दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा हैंडल करने के लिए बिजनेस को। अब है फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग की बात करें, सो ये जो एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो पार्टीज़ होती हैं इसमें। एक पार्टी जो है वो राइट देती है दूसरी पार्टी को, कुछ राइट्स देती है, और उस राइट्स में जो है वो शामिल हैं ट्रेडमार्क उसका यूज़ करना, नाम उसका यूज़ करना, उसके सिस्टम्स मेथड और रिसर्च जो उसने की हुई है वो यूज़ करना। इसके अलावा इवन के पैकेजिंग मटेरियल को भी यूज़ करना। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं फ्रेंचाइजिंग के। फ्रेंचाइज़र को ये फ़ायदा होता है दो पार्टी से, फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज़र ने राइट दिया फ्रेंचाइजी को, सो फ्रेंचाइज़र को बहुत सा पैसा मिल जाता है अपना नाम इस्तेमाल करने की परमिशन देने का। लेकिन फ्रेंचाइजी को क्या होता है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस तक एक्सेस मिल जाता है। और फेलियर रेट जो होता है फ्रेंचाइज में वो बहुत कम होता है दूसरे बिजनेस के मुकाबले में, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस होता है। सो फ्रेंचाइजी यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड को और टेस्टेड प्रोसीजर्स को, इसी वजह से जो फेलियर रेट होता है वो बहुत कम होता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, सबसे पहली चीज़ जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो है ज़ाहिर बात है वो दिया जाता है फ्रेंचाइज़र को फ्रेंचाइजी की तरफ से हर साल, पहली चीज़ तो ये। और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रेंचाइज़र की तरफ से फ्रेंचाइजी के ऊपर। नाउ द न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं आज के दौर में। ई कॉमर्स का या ई बिजनेस का ट्रेंड है, जो कि ऑनलाइन जो है बाइंग एंड सेलिंग है, वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसके अलावा वुमेन इन बिजनेस हम देखते हैं कि पहले इतनी ज़्यादा खवातीन बिजनेस में हमें नहीं दिखाई देती थी जितनी ज़्यादा अब हमें दिखाई देती हैं। सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो लोगों के पास अवेयरनेस है ग्लोबल मार्केट की आज के दौर के अंदर। इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एक्सेस करने में ग्लोबल मार्केट में। और हम पाकिस्तान में भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को हमें ग्लोबली तौर पे सक्सेस दिखाई देती है। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग है वो बहुत बड़ी है कि कोई ब्रांड इतनी बड़ी पाकिस्तान की इंटरनेशनली नहीं है। प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान से बन के जाती हैं लेकिन कोई ब्रांड नहीं है, वो उनके ऊपर लेबल कुछ और लग जाता है या फिर नहीं लगता। तो
कोई ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है पाकिस्तान की तरफ से। प्रोडक्ट अच्छी बन रही है लेकिन कोई ब्रांडिंग नहीं हो पा रही। नाउ द फैक्टर फॉर लोअर फेलियर रेट। अब जो लोअर फेलियर रेट के जो फैक्टर्स हैं किसी बिजनेस के, वो क्या हो सकते हैं? एक तो एक गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट जो एक ख़ास सेक्टर को ज़ाहिर बात है अगर पसंद कर रही है और उसको प्रमोट करना चाहती है उस सेक्टर को, तो ऐसे सिचुएशन में उस सेक्टर के बिजनेस जो होंगे ऑटोमेटिकली तौर पर ग्रो करेंगे। और गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस है कि वो सपोर्ट करे कॉर्पोरेट सेक्टर को। ये भी एक चीज़ है, अगर गवर्नमेंट अच्छी है, सपोर्ट करना चाहती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो बिज़नेस के फेल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ये भी होता है। और इसके अलावा ये कि अब जो बिज़नेस बनाए जा रहे हैं प्रोफेशनल ग्राउंड्स के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर सपोर्ट मिल जाती है, बैंक या फिर जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन वगैरह ईजिली प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी। और जो जनरल इकॉनमी है कंट्री की, अब एक कंट्री की इकॉनमी की सूरत हाल वैसे ही ख़राब है तो वहाँ पर बिज़नेस जो है ज़ाहिरी बात है फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एक कंट्री की इकॉनमी की सूरत हाल बेटर है तो वहाँ पर बिज़नेस करना भी काफ़ी रिलेटिवली आसान होगा। नाउ द कॉजेज़ ऑफ फेलियर इन बिज़नेस। अब बिज़नेस के फेल होने में क्या क्या कॉजेज़ हैं, किन वजूहात की वजह से बिज़नेस फेल होते हैं? पहली चीज़ तो ये भी है कि लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। मार्केट की नॉलेज नहीं होती है और वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। और बगैर किसी प्रॉपर एक्सपीरियंस के स्टार्ट कर लिया जाता है। जिस फील्ड का बिज़नेस स्टार्ट करें, किसी भी फील्ड में स्टार्ट करें तो उसकी प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था, सीखा नहीं था, उसके और जो है वो हाथ से स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा लैक ऑफ कंट्रोल होता है, जो भी प्रोसीजर होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर की डिमांड की, कि कस्टमर कुछ और डिमांड कर रहा है, वो कुछ और प्रोडक्ट उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पोorly डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। जो प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो इंतहाई ख़राब होते हैं और अच्छी तरह से उनको डिज़ाइन नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो कॉस्ट है उस वो भी मैटर करती है कि कॉस्ट जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, ये भी होता है। सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं ऐसे फैक्टर जिनको कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। और रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट की हम बात करें तो जो मार्केट है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स दिया जाए, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ लेकर आएँ। कॉम्पिटेंस की हम बात करें तो एबिलिटी होती है वर्क करने की, नॉलेज ऑफ मार्केट है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और नॉलेज ऑफ सिस्टम आ जाता है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर लक और एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है कि लक जो है कभी इंसान का ख़राब होता है तो कोई भी काम करे इंसान तो फिर वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। और एक्ट ऑफ गॉड नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह अगर आ जाए तो उससे भी फिर बिज़नेस जो है वो ख़राब हो सकता है। और लॉ ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट के लॉज हैं अगर वो फेवरेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। और स्टेट लॉज, जो स्टेट के लॉज हैं, और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है ये नेचर की तरफ से, सो क्लाइमेट चेंज भी जो है जाहिर बात है या फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। जॉइंट वेंचर की हम बात करते हैं तो जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि कंबाइन करेंगे हम बिजनेस। और इसमें क्या होता है कि इक्वल शेयरिंग होती है या फिर कैपिटल रिसोर्सेज की दोनों तरफ से। एडवांटेजेस है इसके कई सारे, प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी के अक्वायर किया जाए, न्यू एक्सपर्टीज़ को अलाउ करती है कि इंटर किया जाए न्यू जोग्राफिक मार्केट्स में, न्यू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिलती है और शेयरिंग होती है, स्पेशलाइज स्टाफ और टेक्नोलॉजी की शेयरिंग ऑफ रिस्क भी होती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि दो या ज़्यादा जो है दो से ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कोलैबोरेट करती हैं म्यूचुअल प्रॉफिट्स के लिए। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हमें एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने में मिलती है। मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें, मर्जर एक न्यू ट्रेंड है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि स्लाइटली डिफर होता है, यहाँ पर वन बिजनेस एक्वायर करता है दूसरे को इंस्टेड के कंबाइन होने से। अब कॉमन जो एडवांटेजेस है मर्जर और एक्विजिशन के, ये क्यों किया जाता है? एक्सपेंशन ऑफ साइज से बढ़ाया जाता है बिजनेस को, मिनिमाइज़ की जाती है ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉस्ट जो होती है ऑपरेशंस की बिजनेस के अंदर उसके अंदर कमी आती है। कंपटीशन जो है ज़ाहिर बात है उसको भी कम किया जाता है, कॉम्पिटिटर्स को भी अपने जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं या उनका मुकाबला भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।